हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया चैप्टर जो डिप्लोमा और बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बीटेक फर्स्ट ईयर में बड़ा प्रपोर्शन रहता है इसका, डिप्लोमा में भी इसका अच्छा प्रपोर्शन आता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि डिप्लोमा का जो राइटअप होता है वो हिंदी में होता है और बीटेक का इंग्लिश में। मैटर वही रहता है। ठीक है, चलिए मैं आप थोड़ा सा आपको पॉलीमर के बारे में बताना चाहूँगा। पॉलीमर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट रिपीट करके पॉलीमर बनता है। ठीक, तो जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसको बहुलक बोलते हैं, हिंदी में बहुलक, और मोनोमर को क्या बोलते हैं? एकलक। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको लिखिए तो क्लियर हो जाएगा। बहुलक, पॉलीमर, बहुलक, और मोनोमर यूनिट जिसको रिपीट करके बनता है इसको बोलते हैं एकलक। क्लियर? तो ये चीजें हैं इसमें, और आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो प्रपोर्शन होता है कम से कम 15 से 20 नंबर का, थोड़ा सा आर करके, जैसे क्वेश्चन दिया फिर और करके दे दिया, किसी क्वेश्चन के साथ रिलेट कर दिया या आधा क्वेश्चन कर दिया, ऐसा करके अच्छा, मतलब जो प्रपोर्शन होता है पॉलीमर का अच्छा होता है बीटेक में, खासतौर से बीटेक में और आपका डिप्लोमा में। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। पॉलीमर, व्हाट आर पॉलीमर? पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर पॉलीमर? व्हाट आर पॉलीमर? पॉलीमर्स हैं क्या एक्चुअली? ये बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक किसे कहते हैं? क्या है ये? तो ऑल दी माइक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर बट ऑल पॉलीमर्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। मतलब ही कि जितने बड़े मॉलिक्यूल, ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, पर सभी ह्यूज मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते। ये धीरे धीरे करके जो रिपीटिंग यूनिट है उससे बनाते हैं। अच्छा, होता क्या है, जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन आपकी लिविंग स्टैंडर्ड का, लिविंग बींग्स का, मतलब जब आप अपनी लाइफ लीड करते हैं तो तीनों चीजों में ये काम देता है। रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। रोटी कपड़ा मकान, मकान, फूड में कैसे आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, शेल्टर, मकान में शेल्टर कैसे? वुड हाउसेस, वुड हाउसेस। कपड़े में क्लॉथ, क्लॉथ में क्या है? टेरिलिन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ऑल दीज। तो इस तरह से ये हमसे रिलेट होता है, हमसे रिलेट होता है। अब पॉइंट पे आते हैं। आपको ये जो छोटी छोटी बातें सभी जानते हैं और सबको पता रहती है। मेन टॉपिक, मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि पॉलीमर में डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज पॉलीमर? Polymers are micromolecules, molecules। क्या होते हैं? ह्यूज मॉलिक्यूल्स। These micromolecules, molecule consist of simple repeating unit, simple repeating यूनिट्स। ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट कौन सी होती है? उनको कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स हिंदी में क्या बोलेंगे? एकलक। तो
तो जो माइक्रोमोलिक्यूल होता है पॉलीमर, वो उसमें क्या होता है, ये रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी, एक लग को मिला के एक बड़ा बड़ा बहुलक बन जाता है। पॉलीमर्स मीन्स बहुलक। बहुत सिंपल है कि वो रिपीटिंग यूनिट से ही बनता है, एक के बाद एक के बाद मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं और ये बनता है, तो बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। ठीक है, अब पहले ये जान लेते हैं कि ये एकलक है क्या। एकलक के बारे में बता रहा हूं, जैसे दिस इज एथिलीन। एथिलीन एन नंबर, मतलब नंबर ऑफ एथिलीन की ज्यादा हो गई, तो रिपीटिंग यूनिट से इसने क्या किया, पॉलीमराइज किया, पॉलीमराइजेशन, हिंदी में बोलते बहुलीकरण, करण, ये नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ती जाएंगी, तो यहां पर ही बन जाएगा दिस इज कॉल्ड पॉलीमर, इसको बोलते हैं बहुलक। क्लियर, मोनोमर यूनिट है, इसको बोलते हैं एकलक। और ऐसे नंबर ऑफ यूनिट हम रिपीट करते जाते हैं, ऐसे ही जिसे हम पीवीसी बनाए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड, दिस इज विनाइल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन मतलब बहुलीकरण, एक एक यूनिट जुड़ना शुरू हो जाएगी, बहुलीकरण। और ये पीवीसी तैयार, पॉलीविनाइल क्लोराइड तैयार होगी। विनाइल क्लोराइड Cl एन नंबर, तो इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हो गया पीवीसी, पीवीसी। अब इसका इंडिविजुअल में बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, वो भी मैं इंडिविजुअल बताऊंगा। अभी आपको ग्लिम्स दे रहा हूं कि पॉलीमर होता क्या है, इसके बारे में जितनी जानकारी है, छोटी छोटी सी जानकारी कलेक्ट करके आप एक अच्छा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको इतनी चीज पता चल गई पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, दे आर फॉर्म बाय द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर यूनिट। ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे छोटे एकलक इकाइयों के मिलने से बनते हैं। क्लियर, एकलक इकाइयों के मिलने से बहुलक बना। ये जो ह्यूमन बींग्स के किस किस काम आते हैं, जैसे प्रोटीन, दिस इज आल्सो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फूड है, ये भी पॉलीमर्स में आता है। शेल्टर के लिए वुड हाउसेस, जो आपका लकड़ी होता है, ये भी पॉलीमर का पार्ट है, सेलुलोज। उसके बाद क्लॉथिंग, टेरिलिन, पॉलिस्टर, व्हाट एवर यू वांट टू मेक, जो भी आप चाहे बना सकते हैं। क्लॉथिंग में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। हाउस होल्ड जितना मटेरियल होता है ऑलमोस्ट सब इससे बन जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे इसका कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मिटा दे इसको। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे आया ये। नंबर ऑफ monomer units, monomer unit to form polymer is known as degree of polymerization.
इंडिकेटेड बाय स्मॉल एन। ये है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? ये छोटे छोटे एकलक के मिलके जो बहुत बड़ा बहुलक बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कैसे? अब इसको दूसरे तरीके से और हम एन को कैसे इंडिकेट करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम कैसे और क्लासिफाई करते हैं? तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन n is equal to capital M by small m, capital M by small m, या कहीं के पर capital W by small w. This is molecular weight of polymer. This is small m, it is molecular weight of monomer. ये क्या है? पॉलीमर का वेट है। दिस इज वेट मतलब वजन। तो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर के वेट में नंबर ऑफ मोनोमर्स जुड़े होंगे तो मोनोमर का वेट भी शामिल होगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, n नंबर है तो जितना मोनोमर का हमको पॉलीमर बनाना होता है उसको मल्टीपल करके भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ये है। अब इसको हम आप कह सकते हैं बहुलक का भार और ये एकलक का भार मॉलिक्यूल्स का वेट है, आणविक भार इसको बोलते हैं, पर भार हमने कॉमन भाषा में लिख दिया कि आपको आइडिया बना रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाइए, फंक्शनलिटी। ये क्या? दिस इज फंक्शनलिटी। ये मालूम क्या है? बहुत जरूरी चीज है। कोई भी पॉलीमर तब बनेगा जब उसमें ऐसी फ्री साइट्स होंगी जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। अगर फ्री साइट्स नहीं है तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे एथाइलिन, दिस इज एथाइलिन। अब इसमें दो जगह से बॉन्ड पॉसिबल है। कैसे? अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, दो साइट अवेलेबल हुई। क्या? टू साइट। और इसके अलावा दिस इज ए प्रोसेस। बी प्रोसेस में क्या? अगर आयनिक मैकेनिज्म कराते हैं तब भी क्या होगा? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा एक तरफ, बोथ, तो आयन बन जाएगा। दिस इज बी प्रोसेस। और बी प्रोसेस में क्या होगा? बी प्रोसेस में जो साइट अवेलेबल होगी वो ऐसी होगी, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए दोनों, तो यहां पर चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। यहां दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो ये साइड भी अवेलेबल हो गई और ये साइड भी अवेलेबल हो गई। क्लियर? आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं प्रोसेसिंग। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या करेंगे? दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो जो यहां प्रोसेस में बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसे, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो दो साइट अवेलेबल हो गई। इसी को फंक्शनलिटी बोलते हैं। कोई बहुत अलग से कुछ नहीं है, ये बहुत इजी टास्क है। और अगर ये नहीं होता तो पॉलीमर बनता भी नहीं, क्योंकि मतलब बाइंडिंग के लिए साइट्स नहीं, साइट्स अवेलेबल नहीं तो कैसे बाइंडिंग कर देंगे आप? दिस इज, तो साइट्स आर अवेलेबल फॉर बाइंडिंग, साइट्स आर अवेलेबल for bonding is known as functionality.
क्लियर? ये चीज समझ में आ गई आपको? आप क्या करते हैं, ये प्रोसेस हो गया। ऐसे ही जितने भी पॉलीमर बनाएंगे जिसमें चेन पॉलीमराइजेशन होगा, एक लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन पॉलीमर जिससे बनेगा, उसमें बहुत जरूरी होता है। और कंडेंसेशन भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि कंडेंसेशन जरूरी नहीं है। तो जैसे अब एडिशन का दिखा दें एग्जाम्पल आपको, अवेलेबल साइट्स इन केस ऑफ नायलॉन फॉर्मेशन, नायलॉन 6-6 फॉर्मेशन तो नायलॉन 6-6 में क्या होता है, एक होता है एडीपिक एसिड, और दूसरा होता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन, हेक्सामेथिलीन 2 एमाइन डाइअमाइन। हेक्सामेथिलीन डाइमीन, हेक्सा मतलब 6 मेथिलीन होंगे और 2 एमीन होंगे। यहां पर एडीपिक एसिड है, एडीपिक एसिड देखिए कैसे, एडीपिक एसिड में देखिए दिस इज एडीपिक एसिड, देखिए बेटा 2 साइड अवेलेबल है, इधर भी साइड अवेलेबल है, OH रिमूव हो सकता है, इधर भी साइड अवेलेबल है, ठीक। ऐसे हेक्सामेथिलीन डाइमीन में देख लीजिए, इसमें भी 2 साइड अवेलेबल है, तो बोथ आर बाइफंक्शनल, बोथ आर बाइफंक्शनल, दोनों क्या है, बाइफंक्शनल। कैसे बाइफंक्शनल है, इधर भी साइड अवेलेबल है, इधर भी, और इधर दोनों साइड तरफ अवेलेबल है। कैसे अभी बताएंगे, जब आपको नायलॉन 6-6 बना बताएंगे, इधर से ये रिमूव हो सकता है, इधर से ये रिमूव हो सकता है, तो 2 साइड अवेलेबल हुई। इसमें कंडीशन ही, इसे NH2 को मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, दोनों को ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको और क्लियर है। ये साइड अवेलेबल, ठीक, बोथ साइड है, और इधर NH2 है, ये साइड, तो दोनों साइड 2 NH2 है, बोथ साइड, इधर ही बोथ साइड 2 COOH है, बोथ साइड, तो दीज आर दी बाइफंक्शनल, दोनों तरफ जो साइट अवेलेबल है जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइफंक्शनल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज, इस मतलब संज्ञा इसको क्या दी जाती है, फंक्शनलिटी कहा जाता है। दिस इज वर्ब, वर्ब जानते हैं ना इंग्लिश में, क्रिया है, प्रोसेस है, ठीक। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं क्लासिफिकेशन कैसे करना है इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद फिर इंडिविजुअल कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म बताएंगे कैसे बनता है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देख लीजिए, थोड़ा सा आपको इंग्लिश में ज़्यादा हो रहा है तो उसकी टर्मिनोलॉजी में लिख दूंगा, जिससे आपको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब किस किस इसके कई बेस बनाते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे, मोनोमर यूनिट के बेस पे, सिंथेसिस के बेस पे, ऑरिजिन के बेस पे, मतलब कैसे ये बनता है, सब कैसे इसको स्ट्रक्चर में शो करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे शो करेंगे, इन सभी के बेस पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं अलग तरीके से। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। On the basis of
स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण है। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। देखिए कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर polymers are classified in 3 types। संरचना के आधार पर इन्हें हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला, लीनियर चेन पॉलीमर। दूसरा, ब्रांच, शाखित, शाखाओं के आधार पर। लीनियर मतलब सीधी रेखा के आधार पर, संरचना। ब्रांच, चेन पॉलीमर। चौथा जो होता है 3D स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक। 3D स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में, तो क्रॉस लिंक कह सकते हैं इसको। पॉलीमर्स 3 तरीके से विभाजित किया। लीनियर चेन, सीधी रेखा में, ज्यादातर इसमें जो नायलॉन आता है LDPE आ जाएगा, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, सॉरी SDAPE आ जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। लो डेंसिटी तो ब्रांच में आता है, क्योंकि जब डेंसिटी जब ब्रांच बन जाती है तो डेंसिटी कम हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये हो गया, एक करके जुड़ते चले जाते हैं। तो लीनियर चेन पॉलीमर, जैसे दिस इज द मोनोमर यूनिट, ये दिस इज मोनोमर यूनिट, ये मोनोमर यूनिट हो गई। अब धीरे धीरे लाइन चेन के बाद जैसे ये ट्रांसफर हुआ ऐसे, फिर एक मोनोमर यूनिट जुड़ गई, फिर ऐसे, फिर मोनोमर यूनिट जुड़ गई। तो ऐसे यहां से ट्रांसफर हुआ, ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव, फिर यहां पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव, फिर यहां पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव। कैसे, दिस इज पास, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। नंबर ऑफ चेन्स। और जब नेगेटिव पॉजिटिव नियरेस्ट होते हैं तो क्या करते हैं, बांड बना देते हैं। तो अब जो ये चेन बनेगी इसकी ऐसे बनेगी। छह कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, सब एक दूसरे जुड़ते चलेंगे। यहां पर लास्टली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहां नेगेटिव है। इट मींस लोन पेयर यहां प्रेजेंट रहेगा और यहां पर क्या होगी, खाली ऑर्बिटल रहेगी, जिससे इधर ही बॉन्डिंग प्रोसेस बढ़ सकता है और उधर ही बॉन्डिंग प्रोसेस बढ़ सकता है। तो इस तरह से जो एडिशन पॉलीमर मतलब नंबर ऑफ चेन्स बढ़ती जा रही है। तो इसकी एग्जांपल्स हम क्या करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन लिख देते हैं, किस टाइप से लिखते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, these are the polymers, are the polymers having high density, high tensile strength, high melting and boiling points,
पॉइंट्स। और इसका स्ट्रक्चर कैसे कर देते हैं? लीनियर। सपोज दिस इज मोनोमर यूनिट, ये कर दिया हमने। इस टाइप से इसको शो कर देते हैं लीनियर चेन पॉलीमर। ये मेन कार्बन चेन, दिस इज मेन कार्बन चेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मेन कार्बन चेन। जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होगी इसमें, हाई डेंसिटी पॉलीफिलिन बनेगा, HDPE बनेगा इससे ज्यादा था। PVC ऐसे रिलेटेड जितने भी हैं जिसमें इस टाइप का पाया जाता है, नायलॉन 6 भी कह सकते हैं इसको, नायलॉन 6 ऑल दीज कैन बी फाउंड बाय लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन। अब क्या था दूसरा पॉइंट, क्या आता है? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, these are the polymers having low density in comparison to किससे कंपेरिजन करते हैं? चेन, लीनियर चेन पॉलीमर्स, चेन पॉलीमर्स। क्यों ऐसा होगा? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगी, किससे? इसके कंपेरिजन में लीनियर। क्यों? क्योंकि लीनियर में जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, कम स्पेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाते हैं। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल बिखरे होते हैं तो स्पेस ज्यादा ऑक्युपाइड रहता है, पर जो वेट होता है रियल गेन वो कम होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया इज नॉट मच इन कंपेरिजन टू दिस वन एडिशन पॉलीमराइजेशन। सॉरी, दिस इज लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन। लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन के कंपेरिजन में इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा सा बिखरे होते हैं। कैसे बिखरे होते हैं? जैसे हियर द साइड चेन्स आर अटैच्ड विद मेन कार्बन चेन, हियर द साइड चेन्स are attached with main carbon chain। कैसे? ये मेन कार्बन चेन है, सपोज दिस इज मेन कार्बन चेन, ओके। इससे अटैच हो गए ये ब्रांच, दिस इज ब्रांच, दिस इज ब्रांच, हियर ब्रांच, ये ब्रांच होगी। तो उस इसमें जो डेंसिटी होती है पहले के कंपेरिजन में कम हो जाती है। इसमें मोस्टली तुम्हारा एपॉक्सी रेजिन आता है, रेजिन्स, एपॉक्सी रेजिन, फेनॉक्सी रेजिन, ऑल दीज आर कम। क्लियर? अब आप इसको फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते धीरे धीरे करके। लाइक और शेयर भी जो करते जाइएगा। पॉलीमर का बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा पार्ट नहीं है, आपको एक एक चीज़ बताएंगे इसकी, क्योंकि विद इन 2 और 3 डेज आपके एग्जाम्स लगे हैं जिसमें आप थोड़ा सा पढ़ लें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के एग्जाम्स लगे हैं, डिप्लोमा और उसके बीटेक, उसके लिए मैं खास तौर से बता रहा हूँ, ठीक है? तो लाइक शेयर करते रहिए। आपको थर्ड नंबर बताते हैं, कौन सा? क्रॉस लिंक चेन पॉलीमराइजेशन। क्रॉस लिंक चेन पॉलीमर कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ओके, इसको मिटा देते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। क्रॉस लिंक चेन। अब क्रॉस लिंक चेन को मैं इधर बना देता हूँ, इस तरफ थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। क्रॉस लिंक्ड,
द स्ट्रक्चर ऑफ दीज पॉलीमर्स आर थ्री डायमेंशनल। कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इस पॉलीमर का, थ्री डायमेंशनल। द स्ट्रक्चर ऑफ these polymers is three dimensional. And once it is hardened cannot be softened again. ये एक बार जब हीट कर दिया जाता है, हार्ड हो जाता है, तो दोबारा साफ नहीं होता, रिसॉफ्टनिंग नहीं है, रिप्रोसेस्ड नहीं हो सकता है, ये रिप्रोसेस्ड नहीं है, रिसाइकलिंग नहीं है, they are not reprocessed, not reprocessed and remolded. एक बार बन गया तो बन गया। बैकलाइट, बैकलाइट अब क्या होगा? कैसे? ये बन गया इस टाइप से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्लियर? स्ट्रक्चर को बैकलाइट ही इसका बैकलाइट, बैकलाइट। ओके, इतना हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा भाग? लीनियर चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्लियर? इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल हो गए, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं दूसरा क्लासिफिकेशन बताता हूँ। ओके, लाइक जरूर मारते रहिएगा बीच बीच में यार, हम भी मोटिवेट होंगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। चलिए ठीक है, बिठाते हैं। आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। आर टैक्टिसिटी, टैक्टिसिटी, टैक्टिसिटी क्या होती है? इस जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच कर देते हैं, उसके आधार पर उसका ओरिएंटेशन करते हैं। कैसे? ये देखो, इफ फंक्शनल ग्रुप सच एज जेड, इसको जेड कंसिडर कर लिया, कुछ भी हो सकता है। जेड का मतलब जेड नहीं है, जेड का मतलब एक बड़ा सा ग्रुप है। जैसे हमने ये बना दिया, दिस इज एंड जेड इज अटैच, तो ये फंक्शनल ग्रुप है।
इसके आधार पर हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री करते हैं, इसके आधार पर इसको हम इसका डिवीजन करते हैं कि ये ग्रुप किस तरफ रहेगा, मेन कार्बन चेन की दोनों तरफ रहेगा, एक तरफ रहेगा, क्या किधर भी रह सकता है, इसको हम बेस बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेस के आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, कौन कौन सा? नंबर 1 आइसोटैक्टिक, नंबर 2 सिंडियोटैक्टिक, टैक्टिक, नंबर 3 अटैक्टिक। ये कर दिया, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक एंड अटैक्टिक, 3 तरीके से। कैसे? पहला हम आप करते हैं आइसोटैक्टिक। इसमें क्या होता है? इफ फंक्शनल ग्रुप जेड, इफ फंक्शनल ग्रुप जेड is present in one side of main carbon chain, one side of main carbon chain. It is called आइसोटैक्टिक। कैसे? देख लीजिए, एक मोनोमर, 2 मोनोमर, 3 मोनोमर, क्लियर? और एक तरफ जेड जेड जेड, एक तरफ प्रेजेंट है, दिस इज एच हियर, this is main carbon chain. एक तरफ प्रेजेंट है मेन कार्बन चेन। आप दूसरे तरीके और भी लिख सकते हैं इसको। कैसे? एक और तरीका रिप्रेजेंटेशन का है, कौन सा? एक मोनोमर यूनिट, 2 मोनोमर यूनिट, 3 और ये 4। ठीक, एक ही तरफ प्रेजेंट होगा। कैसे? जेड 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 जेड, दूसरी तरफ एच 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 एच, इधर CS2 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 CS2। अब देखिए, ये जो गोले बने कार्बन हैं, these are the carbons। तो मेन कार्बन चेन हो गई ये जो मेन कार्बन चेन जा रही है, जैसे इसमें ये मेन कार्बन, इसमें ये मेन कार्बन चेन। तो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द वन साइड, एक साइड प्रेजेंट होता है। तो दिस इज प्रेजेंट, दिस जेड इज फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ प्रेजेंट है। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का जो, और इसको हम लिख देते हैं मेन कार्बन चेन, कार्बन चेन। क्लियर? तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमर का, इसके आधार पर, स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर है, वो कहलाता है आइसोटैक्टिक। क्लियर? अब आ जाते हैं सिंडियोटैक्टिक। दूसरा हम सिंडियोटैक्टिक करते हैं। सिंडियो सिंडियोटैक्टिक में कैसे करते हैं? इफ द फंक्शनल ग्रुप is present in the alternate side
क्या है? अल्टरनेट साइड, नहीं, साइड ऑफ मेन कार्बन चेन। क्योंकि बेटा आपको ये 2D दिख रहा है ना, तो 2D में आपको समझ में नहीं, ये लगेगा ये अल्टरनेट कैसे दिख रहा है, सर बता रहे थे एक तरफ होता है, पर ये तो एक ही तरफ, सब एक ही तरफ लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको जब आप 3D में देखोगे तो ये जो है ना वो एक ही तरफ पड़ेगा। जैसे इसमें ना मेन कार्बन चेन होगी, दीज आर द कार्बन चेन, यहाँ पर सब कार्बन है, ठीक है, ऑल दीज आर कार्बन, तो मेन कार्बन चेन हो गई, एक मोनोमर यूनिट हुई। अब इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर सब H है, कैसे लिख सकते हैं? CS2 अब ये सब साइट अवेलेबल होगी तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर दोनों साइट अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ या इधर इधर या इधर, किधर भी साइड जैसा मैकेनिज्म करते हैं उस साइड तरीके से। तो ये इतना पूरा यूनिट यहाँ आ गया, ठीक, ऐसे ही जुड़ते चले जाते हैं, तो ये साइड दिख जाती है आपको। अब यहाँ पर आ जाते हैं अल्टरनेट साइड। अल्टरनेट साइड कैसे होगी? देखो ये हो गई 2, ये 2 यूनिट, ये हो गया मोनोमर यूनिट्स। दिस इज Z, one side, either this side. This is monomer unit. ये देखिए, ठीक है। अब इसी को मेन कार्बन चेन में कर देते हैं। ये है मेन कार्बन चेन, यहाँ पर ये मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन। क्लियर? ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन काउंट कर लीजिए आप, अगर कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ऊपर कर दीजिए इसके, यहाँ पर हम हटा दे रहे हैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से। सब कार्बन हो गए। अब कहाँ पर एक, दिस इज Z, अल्टरनेट साइड Z, अल्टरनेट साइड Z, जी। तो here functional group is present in alternate side. This is Z, functional group. क्लियर? इतना आ जाइए। एक और बता दें आपको, फिर इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा आपका। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कल भी और दे दूंगा आपको वीडियो बना के। मिटा दें इसका ये वाला पार्ट, एक से बार स्क्रीन शॉट लीजिए, लाइक करते रहिएगा वीडियो। ओके, इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा है पर ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। मुख्य कार्बन चेन भी लिख सकते हैं, जो मेन कार्बन चेन है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक। अब आ जाते हैं अटैक्टिक, ऊपर वाला मिटा देते हैं। अटैक्टिक, अब देखिए अटैक्टिक में क्या होता है। अटैक्टिक, here the functional group Z is present in either side, किसी भी तरफ, side of main कार्बन चेन।
देख लीजिए किसी भी तरफ प्रेजेंट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि अल्टरनेट में हो या कोई एक ही तरफ हो, रैंडम पोजीशन। यहाँ यहाँ आर दीज आर हाइड्रोजन्स, सभी क्या है हाइड्रोजन। तो ये जो मेन कार्बन चेन है, दिस इज मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन। इस मेन कार्बन चेन में किसी भी पोजीशन में कहीं पर कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, इसकी किसी भी जगह प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हो जाए कैटेगरी आपकी होती है अट्रैक्टिव की कैटेगरी आती है। अब अभी आपकी 2-3 कैटेगरी और रह गई है, मैं और बता दूंगा। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल देखते रहिएगा लगातार, क्योंकि मैं 3 पार्ट में दूंगा इसको। आपका पहला पार्ट है, आप देखिए। हाँ, थोड़ी सी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उन बच्चों को जो पॉलिटेक्निक के हिंदी वाले, तो इसमें ऐसा कहीं मैंने ऐसा डिस्कस नहीं किया है कि जहाँ बहुत ज़्यादा हिंदी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि साइंस इंग्लिश में ही बेटर रहती है। हिंदी में हम करेंगे, कन्वर्ट करते हैं, अपने इंडियन आथर बहुत कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जो इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है उसकी वजह होती है स्पेलिंग मिस्टेक या इंग्लिश मिस्टेक कर देते हैं, ट्रांसलेशन मिस्टेक कर देते हैं, तो बात जो हम कहना चाहते हैं वो दूसरी बात हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप थोड़ा सा आदत डालिए। मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, मैक्सिमम तो हिंदी में करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश में है तो थोड़ा बहुत तो बीटेक वालों को तो बहुत ज़रूरी बेचारे, वो तो क्या करें, उनको तो इंग्लिश में ही लिखना है, चाहे हिंदी मीडियम आया हूँ चाहे इंग्लिश मीडियम से आया हूँ। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दड़ा दड़ करते रहिए, धका धक।